जय हिंद दोस्तों। पोस्टल वे यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल खोल कर दिल की गहराइयों से स्वागत है। हमने जो है ये ऑब्ज़र्व किया था, हम बहुत दिनों से जो है ऑनलाइन स्टडी के लाइन पर हम लोग बहुत दिनों से कार्यरत हैं। लेकिन हमने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी, जो पोस्टल डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंटल पेपर्स होते हैं, जैसे आपका जीडीएस से एमटीएस बनने के लिए, और जीडीएस से जो है आप जो पोस्टल असिस्टेंट क्लरिकल लेवल के लिए भी जो है प्रमोशनल जो विभागीय पेपर होते हैं, और इसके अलावा जो पोस्टल असिस्टेंट से इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए जो पेपर होते हैं, तो इन सब के लिए जो है बहुत सारे यूट्यूब में कंटेंट अवेलेबल नहीं है और बहुत ऑथेंटिक कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग अब आपका जो है ये टेंशन जो है वो दूर करने वाले हैं, और हमारे इस चैनल को अब लाइक सब्सक्राइब सपोर्ट ज़रूर आपको दिखाना होगा। और हम इतना कंटेंट आपको फ्री में ही अवेलेबल करवा देंगे कि जीडीएस से एमटीएस एग्ज़ाम आप लोग क्वालिफाई कर पाओगे। हम अभी प्रैक्टिस सेट्स आपको दे रहे हैं, जिससे हमारी क्वालिटी आपको समझ में आ जाए कि हमारे पढ़ाने का तरीका क्या रहता है। देखिए, हम अभी कोई पहला जो है मेरा ये यूट्यूब चैनल नहीं है। मैं करीब 10 साल से इस जो है लाइन में कार्यरत हूँ, ये इस क्षेत्र में मैं कार्यरत हूँ। अभी-अभी मैंने जो है आपका पोस्टल वाला जो एग्ज़ामिनेशन होता है, जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ामिनेशन होता है, उसके लिए हमने जो है सोचा है कि जो स्टूडेंट्स, जो भी कर्मचारी आगे बढ़ना चाहते हैं अपने जीवन में, अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जो जीडीएस में खुश नहीं हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, अधिकारी तक बनना चाहते हैं, तो उनकी राह आपको पोस्टल वे के द्वारा आसान कर दी जाएगी। तो पोस्टल वे में दिल की गहराइयों से आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। और अभी तो ये कंटेंट हिंदी में है, लेकिन ये बहुत जल्द बाइलिंगुअल रहा करेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहा करेगा, ठीक है? तो अभी आपका हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था बिहार सर्कल का। बिहार सर्कल का आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो डिपार्टमेंटल पेपर में क्या होता है, जो आपका पोस्ट ऑफिस का जो मैनुअल है, पोस्ट ऑफिस की जो नियमावली होती है, उसके 30 प्रश्न रहते हैं, 10 प्रश्न अर्थमेटिक के रहते हैं और 10 प्रश्न जनरल अवेयरनेस मतलब जीके के रहते हैं, है ना? तो इसी आधार पर हमने एक प्रैक्टिस सेट अभी तैयार किया हुआ है, जिससे आपको हमारी क्षमता और हमारे पढ़ाने का तरीके का आकलन लगेगा, ठीक है? तो वीडियो में आगे बढ़ूँ इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करना है, जिससे फ्री में देखिए। अब जो है आपको एक यूट्यूब चैनल का मैं नाम बताता हूँ, स्टडी विद संजू एसडीएल, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, पावर्ड बाय स्टडी विद संजू एसडीएल। आप ये यूट्यूब चैनल देखेंगे ना, आपको हमारी क्वालिटी कंटेंट समझ में आ जाने वाला है। तो कोई नए प्लेयर नहीं है हम इस फील्ड में, बस आपके लिए नया हो सकता है, जो कि बहुत ही जल्द इस जो आपका डिपार्टमेंटल पेपर होता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, तो उस फील्ड में बहुत जल्द हमारा नाम आपको याद रहने वाला है, ठीक है? तो चलिए, और इसके अलावा सब कुछ आपको बहुत सारा मटेरियल हम फ्री में देंगे। टेस्ट सीरीज अभी तक नहीं चलाई जा रही थी, हम टेस्ट सीरीज भी आपका चलवाएंगे। सब कुछ करने वाले हैं, बहुत बड़े लेवल का प्लान है हमारा, बस आपके सपोर्ट की नीड है यहाँ पर हमको। जितने भी कर्मचारी हैं पोस्टल डिपार्टमेंट के, आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेंगे, आपको बेहतरीन स्टडी कंटेंट, स्टडी रिलेटेड कंटेंट आपको दिया जाएगा। बहुत सारा पीडीएफ आपको फ्री में दिया जाएगा। जैसे यही वाली जो पीडीएफ है, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आप जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करके आप वहां ज्वाइन करेंगे, और आप उसको ज्वाइन करेंगे, और वहां पर आपको सारी अपडेट्स, क्विज और इस वीडियो का पीडीएफ और बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको वहां पर डिलीवर कर दिया जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है? और हर बंदे को जो है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हक होता है, और पोस्टल वे आपको आपका वही हक दिलवाने जा रहा है। आप सिर्फ एक छोटे कर्मचारी बनकर नहीं रह जाएंगे, आपका सपना बड़ा कर्मचारी बनने का है, तो बड़ा कर्मचारी बनने के लिए थोड़ा-सा आपको थोड़े से पुश की ज़रूरत है। आप वैसे ही जो है आप अपनी क्षमता को पहचानिए, और अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए पोस्टल वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है? तो देखिए, आज पहले प्रश्न से हम शुरू करते हैं। आपका जो पोस्टल नॉलेज है, जो 30 प्रश्न आते हैं, हमने बिल्कुल आपके पैटर्न के हिसाब से ही पेपर को सेट किया हुआ है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आ रहा है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1854 में हुई थी। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर हुई थी डाक विभाग की स्थापना, और यह आधुनिक डाक प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपको याद रख लेना है मेरे भाई। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर ही रेलवे की शुरुआत भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर ही हुई थी। इसके अलावा हड़प नीति का सिद्धांत ये कहता है कि जैसे कोई अगर राजा था, जो अंग्रेजों के टाइम पर जो राजा रजवाड़े थे, तो अगर किसी राजा की कोई जो है ब्लड रिलेशन में कोई उनका जो है लड़का नहीं होता था, तो उस राज्य को हड़प लेते थे ये लोग। तो हड़प नीति का सिद्धांत भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही लाया गया।
फूट डालो शासन करो की नीति भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही लाया गया था। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा एक इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के टाइम पर हुई थी? तो ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के टाइम पर हुई थी, याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन के टाइम पर हुई थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी हुआ करते जो है पहले अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, जो कि एक आयरिश लेडी थी। लेकिन अगर वहीं पर पूछ दिया जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। तो क्वेश्चन आपका बदल जाएगा, है ना। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो ए.ओ. ह्यूम की महत्वपूर्ण भूमिका थी मेरे भाई, ए.ओ. ह्यूम की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। और ए.ओ. ह्यूम नाम का बंदा जो था ये एक पक्षी वैज्ञानिक था। तो इतने सारे फैक्ट आपको एक क्वेश्चन में मैंने बताने का प्रयास किया है। इसी तरह से बेहतरीन कंटेंट आपको डिलीवर करते रहेंगे, तो पोस्टल वे को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। डाक टिकटों का संग्रह और बिक्री किस सेवा के अंतर्गत आता है? तो ये फिलाटेलिक सेवा के अंतर्गत आता है, बिल्कुल आप जानते होंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है जो है पोस्टल वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, और पावर्ड बाय स्टडी विद संजू SDL यूट्यूब चैनल है, ठीक है। देखिए जो आपका फिलाटेलिक सेवाएं डाक टिकटों से संबंधित सेवाएं होती है, जो डाक टिकट डाक विभाग की एक विशेष श्रृंखला होती है। और यहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो टिकट होती है डाक की टिकट के संग्रह करने वाले को, जो संग्रह करने का शौकीन होता है या जो प्रतियोगिता होती है, तो फिलाटेली उसको कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है मेरे भाई, ठीक है। अगला देखिए, शाखा डाकघर का प्रमुख कौन होता है? तो शाखा डाकघर घर का प्रमुख होता है BPM, जिसे ब्रांच पोस्ट मास्टर कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। हर शाखा डाकघर का प्रमुख BPM होता है, जिसे GDS स्टाफ से चुना जाता है। जो ग्रामीण डाक सेवक के स्टाफ होते हैं उसी से डायरेक्ट BPM बनते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट याद रख लेना है। डाकघर की अगला प्रश्न है आपका, डाकघर की 3 प्रमुख श्रेणियां कौन सी हैं? तो आपका हेड ऑफिस होता है, इसके अलावा सब ऑफिस होता है, इसके अलावा ब्रांच ऑफिस होता है, ठीक है। तो 3 श्रेणियों में हेड ऑफिस को बांटा गया है। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपको याद रखना है, ठीक। अगला प्रश्न अपन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पोस्ट ऑफिस गाइड किसके लिए उपयोगी होता है? तो डाक नियमों व सेवाओं का विवरण होता है इसमें पोस्ट ऑफिस गाइड में। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। देखो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 सभी डाक सेवा और नियमों का विस्तृत उल्लेख करता है। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद रख लेना है मेरे भाई। अगला देखो, पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय किस स्तर पर कार्य करता है? तो यह एक सर्कल स्तर पर कार्य करता है। देखो प्रत्येक डाक सर्कल का प्रमुख पोस्ट मास्टर जनरल होता है, और ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट याद रख लेना है ना। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन में आप ये क्वेश्चन जो बना हुआ था, जो हेड ऑफिस होते हैं, हेड ऑफिस अमूमन जो है जिले में होते हैं, और इनका सर्वोच्च अधिकारी SP होता है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस आपका सर्वोच्च अधिकारी होता है हेड ऑफिस का, जिले के हेड ऑफिस का, ठीक है। इसके अंदर में कई जो है सब ऑफिस आते हैं, और इन सब ऑफिस के अंदर कई जो है ब्रांच ऑफिस आते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। कितने ग्राम से अधिक टिकट का पत्र लेटर श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है? तो याद रखिएगा 20 ग्राम से अधिक वजन होने पर लेटर के बजाय वो पार्सल में आ जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट याद रख लेना है मेरे भाई। 20 ग्राम से जैसे ही अधिक होता है तो वो लेटर के बजाय पार्सल में आ जाता है, पार्सल कर रहे हो आप, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु डाक द्वारा भेजना प्रतिबंधित होती है? तो जो मुद्रा नोट होता है वो डाक के द्वारा आप नहीं भेज सकते हो। आप खत भेज सकते हो, किताबें भेज सकते हो, पार्सल भेज सकते हो, लेकिन मुद्रा नोट हो गया, विस्फोटक सामग्री हो गया, कोई जो है अगर कोई ऐसा केमिकल है जो हार्मफुल है, तो वो आप ये सब नहीं भेज सकते हो। और ये कहाँ लिखा है आपका पोस्टल मैनुअल कॉलम वॉल्यूम 5 के अनुसार मुद्रा नोट बिना जो है परवानगी भेजना प्रतिबंधित होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगला प्रश्न है, RMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेलवे मेल सर्विस होता है। जो RMS के लिए अलग से पोस्ट ऑफिस होते हैं, रेलवे से जो डाक वगैरह आती है उसको रिसीव करने के लिए रेलवे की अलग से पोस्ट ऑफिस होती है, उसको RMS शाखा बोला जाता है, और इसका फुल फॉर्म होता है रेलवे मेल सर्विसेज। तो ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट याद रख लेना है मेरे भाई। अगला देखिए, पोस्ट ऑफिस में MTS का मुख्य कार्य क्या होता है? MTS मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसका काम ही है कि जो हर प्रकार के काम को करने वाला स्टाफ होता है उसे मल्टीटास्किंग स्टाफ कहते हैं, और इसका मेन काम होता है सफाई व कार्यालय की सहायता करना। बहुत सारे MTS को जो है मेन कार्यालय में अटैच कर दिया जाता है, जैसे ब्रांच ऑफिस आपका हो गया या सब ऑफिस हो गया, वहाँ पर MTS स्टाफ जो है अटैच रहता है, और वो जो है कार्यालयीन जो ऑफिशियल वर्क होता है उसको भी करता है, इसके अलावा साफ सफाई का भी ध्यान रखता है। तो MTS की बड़ी जिम्मेदारी वाली पोस्ट होती है, ठीक है।
देखिए, एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसका कार्य होता है डाक कार्यालय में विविध सहायक कार्यों से जुड़ा होता है ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, डाक टिकट को लिफाफे पर चिपकाने का नियम क्या है? तो दाहिनी ऊपर कोने में चिपकाया जाता है मेरे भाई, याद रखना, ठीक है। जो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में टिकट दाहिने ऊपरी कोने में चिपकाने का निर्देश है, ताकि कैंसलेशन आसान हो जाता है इससे। तो क्यों होता है ये भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक पत्र पर टिकट नहीं लगा है तो उसे क्या कहा जाता है? तो अगर एक पत्र में टिकट नहीं लगा हुआ है तो उसे बकाया डाक वस्तु कहा जाता है। जो अनपेड मेल होता है ना, वो कहा जाता है। मतलब आपने टिकट नहीं चिपकाया, मतलब आपने कुछ पेमेंट उसके लिए नहीं किया है, क्योंकि कुछ पेमेंट करने के बाद आपको डाक टिकट मिलती है और वो किस कैटेगरी का है उस तरह का उसमें टिकट लगाना होता है। अगर उस तरह का टिकट नहीं लगाया गया है तो उसको अनपेड मेल की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए यहाँ पर डिटेल, टिकट रहित पत्र अनपेड मेल कहलाता है और उस पर 2 गुना शुल्क वसूला जाता है। तो कितना शुल्क वसूला जाता है ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो 2 गुना शुल्क वसूला जाता है, ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न देखिए, पोस्ट बॉक्स कौन प्राप्त कर सकता है? तो कोई भी व्यक्ति या संस्था पोस्ट बॉक्स को प्राप्त कर सकती है ना। देखो, पोस्ट बॉक्स सुविधा किसी व्यक्ति, संस्था या संगठन द्वारा किराए पर ली जा सकती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है, किराए पे ली जा सकती है। अगला देखो, शासकीय डाक वस्तुओं के लिए कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है? तो जो शासकीय डाक वस्तुएं होती हैं उनके लिए ऑन इंडियन गवर्नमेंट सर्विस का यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद रख लेना है। अगला देखो, पोस्ट ऑफिस में कौन सा फॉर्म पंजीकृत पत्र के लिए उपयोग होता है? तो फॉर्म 8 जो होता है, ठीक है, रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए फॉर्म 8 का उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। अगला देखो, यदि कोई मनी ऑर्डर प्राप्तकर्ता मृत पाया जाता है तो क्या किया जाता है? तो भेजने वाले को लौटाए जाते हैं। ये देखो, यदि पोस्ट ऑफिस नियमों के अनुसार मृत प्राप्तकर्ता का मनी ऑर्डर रिफंड किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपका जनरल अवेयरनेस में भी पूछा जा सकता है। 1986 में हुई थी मेरे भाई, याद रख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 1986 में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत की गई थी। अगला देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मुख्य लक्ष्य होता है बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना। और अभी इसे बेस्ट जो है एक कैटेगरी में, एक बेहतरीन कैटेगरी में इसको अवार्ड मिला है। जैसे आप पैसा किसी को ट्रांसफर करते हैं ना, तो कितने कम सेकंड में ट्रांसफर होता है, तो सबसे कम जो है टाइम में ट्रांसफर करता है ये इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक। तो इसके लिए इसको सम्मानित भी किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। और इसकी टैगलाइन क्या है? बैंकिंग आपके द्वार है, या क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके लिए बताइए, आपके लिए ये होमवर्क है, ठीक है। इस बैंक की शुरुआत वित्तीय समावेशन बढ़ाने हेतु की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पोस्टमैन की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है? तो नाम से ही स्पष्ट है कि जो मेल का वितरण है, जो पोस्ट का वितरण है, वो कौन करेगा? पोस्टमैन करेगा। तो कार्य पत्र हो गया, पार्सल हो गया, रजिस्ट्री हो गया, इसकी डिलीवरी करने की जो जिम्मेदारी होती है, बड़ी जो है जिम्मेदारी होती है, ये होती है अपनी पोस्टमैन की। आरपीएलआई का से क्या होता है? तो रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होता है। जो ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के लिए जो स्कीम होती है उसे आरपीएलआई कहते हैं। और एक पीएलआई भी होती है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होती है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, वो अपन कभी जो है बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक। अगला देखिए, ग्रामीण डाक सेवक कितने वर्गों में बटे होते हैं? तो ये 3 वर्गों में बटे होते हैं, याद रखिएगा। देखो, जो बीपीएम होता है, इसके बाद एबीपीएम होता है, मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, इसके अलावा डाक सेवक होता है। तो ये 3 कैटेगरी में बटा बटा होता है, याद रखिएगा। बीओ यानी ब्रांच ऑफिस का नियंत्रण किसके अधीन में होता है? तो हेड ऑफिस के अधीन में होता है, हेड ऑफिस, बिल्कुल। और हेड ऑफिस का सुप्रीम कौन होता है? सुप्रीटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, एसपी, जिनको शॉर्ट में कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन याद रख लेना है आपको, ठीक है। और इनके जो इनके लिए जो है इनके इंस्पेक्शन वगैरह में कौन जाते हैं? हेड ऑफिस के द्वारा भेजे जाते हैं ब्रांच ऑफिस के इंस्पेक्शन करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के इंस्पेक्टर को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 मुख्यतः किससे संबंधित है? तो वॉल्यूम 5 में मेल बुकिंग, डिस्पैच और डिलीवरी प्रक्रियाएं दी गई हैं। तो मेल संचालन से संबंधित है वॉल्यूम 5, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, जो एनएससी होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किस श्रेणी का वित्तीय उत्पाद है? तो यह जो है बचत निवेश योजना होती है। एनएससी डाकघर की एक दीर्घकालिक बचत योजना है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, किस सेवा के अंतर्गत एमटीएस कर्मचारी आते हैं? तो ये ग्रुप सी के अंतर्गत आते हैं मेरे भाई। देखो, एमटीएस की पोस्टें जो है केंद्र सरकार की सामान्य केंद्रीय सेवा के ग्रुप सी के अंतर्गत आती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है।
अगला देखो, मेल वैन का संचालन किस अधिकारी के नियंत्रण में होता है? तो जो मेल वैन का संचालन होता है वो इंस्पेक्टर आरएमएस जो होता है, रेलवे मेल सर्विसेज का जो इंस्पेक्टर होता है, अंतर्गत मेल वैन इंस्पेक्टर आरएमएस के नियंत्रण में आता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है और बहुत बेहतरीन पोस्ट होती है। इंस्पेक्टर की ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे की होती है, तो बहुत शानदार इसमें जो है आपका सैलरी स्ट्रक्चर रहता है मेरे भाई, ये ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, डाक बीमा योजना जो पीएलआई होती है सर्वप्रथम किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1984 में सबसे पहले शुरू की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है। अगला देखिए, जो फ्रैंक्ड आर्टिकल का तात्पर्य क्या होता है? तो टिकट रहित सरकारी डाक जो होती है, इसका जो है डिटेल देखिए। जो फ्रैंक्ड आर्टिकल वे डाक वस्तुएं होती हैं जिनके शुल्क पहले से सरकार के द्वारा भुगतान किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें टिकट रहित होती है, सरकार के द्वारा पहले से ही भुगतान कर दिया जाता है, इनको फ्रैंक्ड आर्टिकल की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। कंटेंट अच्छा लग रहा हो भाई तो पोस्टल वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाइए अपना, ठीक है, जिससे आपको बहुत ही शानदार कंटेंट डिलीवर किया जा सके। अगला देखिए, बीओ जो जर्नल का उद्देश्य क्या होता है? तो लेन देन व खातों की दैनिक प्रविष्टि जो होती है, ब्रांच ऑफिस में बीओ जर्नल में दैनिक आर्थिक लेन देन अंकित किए जाते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन किए गए वो सब जो है बीओ जर्नल में जो है नोट किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई पार्सल अवितरित रह जाता है तो पहला कदम क्या होता है इसका? तो पार्सल को वापस भेजा जाता है मेरे भाई। रिटर्न्ड पार्सल को मूल भेजने वाले के पते पर वापस भेजने का प्रावधान पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 में है। तो ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट याद रख लेना है। तो ये आपके 30 क्वेश्चन जो है वो पोस्टल के नियमों से संबंधित थे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कैटेगरी वाइज थोड़े से हल्के क्वेश्चन अभी लिए गए हैं, भारी क्वेश्चन भी लिए जाएंगे। बस आप सपोर्ट दिखाते जाइएगा, धीरे धीरे जो है हमारा चैनल ग्रो करने लगेगा और आपको बेहतरीन कंटेंट और फ्री में इतना कंटेंट डिलीवर करा जाएगा कि आप जो है अपने सपनों को साकार करने के लिए बिल्कुल आगे बढ़ पाएंगे। अब आपके 10 प्रश्न जो है बेसिक अर्थमेटिक के भी पूछे जाते हैं। तो बेसिक अर्थमेटिक के क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है 25% दिया गया है। तो परसेंटेज को जैसे ही हटाएंगे तो नीचे आ जाता है 100, है ना। और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और गुणे में कर देना है आपको, मल्टीप्लाई कर देना है 240 से। तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर 5 5 जा 25 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और ये 2 से इसको काट देंगे तो 12 बार ये चला जाएगा। तो अब बचा क्या आपके पास? 5 गुणे 12 मतलब 5 मल्टीप्लाई 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 60। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका 60 आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 640 रुपए और विक्रय मूल्य 800 रुपए है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो लाभ प्रतिशत के लिए देखिए, पहले 800 में से 640 रुपए को आपको घटाना होगा। तो पहले जीरो आ जाएगा, 10 में से 4 जाएंगे तो 6, और 7 में से 6 जाएंगे तो 1। तो 160 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने में से लाभ हो रहा है? तो 640 में से हमको लाभ हो रहा है 660 का। और परसेंटेज मिलाने के लिए मल्टीप्लाई आपको 100 करना पड़ेगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, और 16 4 जा आपका 64 होता है, और 4 ये 25 टाइम्स इसको काट देगा, तो 25% आपका सही आंसर हो जाने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न देखिए, एवरेज बराबर कुल योग अपान संख्या होती है। देखो, यदि 5 संख्याओं का औसत 20 है तो कुल योग कितना होगा आपसे पूछने वाला है। तो 20 पंचे 100 आप कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आपका आ जाने वाला है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर डिटेल में आपको इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये आपको मैथ अलग से पढ़ना पड़ेगा, और बहुत सिंपल लेवल की मैथ आती है। अपन तो जो है एसएससी सीजीएल लेवल का मैथ वगैरह पढ़ाते हैं, तो ये मैथ जो है आपको बहुत डरना नहीं है इससे, ठीक है, बिल्कुल एकदम आसान लेवल की आती है। अब देखिए, यदि 12 मजदूर 8 दिन में एक कार्य को पूरा करते हैं तो वही कार्य 6 मजदूर कितने दिन में करेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है MDH। देखिए, MDH मतलब होता है मैन डे आवर। तो मैन कितने हैं? 12, दिन कितने लग रहे हैं? 8, और आवर इसमें दिया नहीं है तो नहीं लिखना है, ठीक है। अब बराबर में लिखिए, फिर इधर MDH लिखिए। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है M1D1H1 इजुकल टू M2D2H2। तो इधर वाला जो पोर्शन है उसको M2D2H2 मानना है। तो आपको M2 कितने दिए हुए हैं, कितने मजदूर दिए हुए हैं, कितने मैन? 6। और आपको कितना निकालना है? दिन निकालना है, तो दिन को मान लीजिए X। अब देखिए, यहाँ से ये कट जाएगा, 6 दूनी 12, तो 8 दूनी 16, तो आपको जो लगने वाला है वो आपका उत्तर हो जाएगा 16, ठीक है। आपको डिटेल में अगर समझना है तो आपको समझा देंगे, बाकी अभी हम आपको एक प्रैक्टिस सेट के रूप में दे रहे हैं, ठीक। शॉर्टकट भी सिखाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सिखाएंगे, चुटकियों में आप जो है उड़ाओगे क्वेश्चन को, ठीक। अगला देखो, 9 का वर्ग और 3 के घन का योग कितना होता है? तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? तो 81 हो जाएगा, और 3 का घन कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो 7 और 1 9, और 8 और 1 10, तो 109 आपका सही उत्तर होने वाला है। यहाँ पर 63 दे दिया गया है यार। देखिए यहाँ पर क्या आंसर दे दिया गया है, एक मिनट कुछ इसमें त्रुटि हो गई है।
ये जो है यहाँ पर आपका आंसर गलत दिया है। देखिए 3 का स्क्वायर जो है 9 का स्क्वायर 81 होता है और 3 का घन आपका 27 होता है ना। तो 7 और 1 8 हो जाएगा और 8 और 2 10 हो जाएगा। तो 108 आपका सही उत्तर होगा यहाँ पर। 108 आपका सही उत्तर होने वाला है मेरे भाई। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है यार। अगला प्रश्न देखो, एक वस्तु पर अंकित मूल्य 200 है, इसमें 10% की छूट दी जाती है तो क्या होता है। देखो 10% की अपन फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो 1/10 होता है। आप बोलेंगे डायरेक्ट कैसे आया, तो 10 जो है लिखेंगे, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। तो इसकी भिन्नात्मक वैल्यू या फ्रैक्शन वैल्यू 10% की 1/10 होती है ना। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे 10% को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/10। यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो 10% की छूट मिल रही है ना। तो छूट मिल रही है मतलब घटेगा। तो नीचे वाला क्या है, 10 रुपए पर 1 रुपए घट के 9 रुपए में हो गया सामान। अब कुछ नहीं करना आपको, 200 में से 9/10 का गुणा करना है। ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अभी प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। ये सारा आप क्वेश्चन करने लगोगे, चुटकी में बनने लगेगा। जीरो से जीरो कट जाएगा और 9 दूनी 18 आपका 180 सही उत्तर आ जाएगा। और एक इसका तरीका हो सकता है, 200 लिखिए और नीचे क्या लिखिए, नीचे लिखिए 100। और 100 कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, याद रखिएगा। इसमें 10% की छूट दी जा रही है तो 90 ऊपर आ जाएगा। वही आप जीरो से जीरो काटोगे, यहाँ से जीरो काटोगे तो 9 दूनी 18 फिर से आपका 180 आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अपन चलते हैं। x बराबर 5 y बराबर 2 दिया है तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 है x की वैल्यू तो 25 हो जाएगा। y बराबर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 25 और 4 29 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किसी राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 200 है और ब्याज की दर 10% है, तो मूलधन कितना होगा। तो मूलधन मान लीजिए p है, इसका फॉर्मूला होता है p गुणे r गुणे t अपॉन 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें सिंपल आपको रख देना है। यहाँ पर पी आपको मालूम नहीं है, आर आपको दिया गया है 10%। ठीक है, और टी कितना दिया है, 2 वर्ष दिया हुआ है टाइम, अपॉन 100 करेंगे तो आपको साधारण ब्याज कितना मिल रहा है, 200 रुपये मिल रहा है। मैं इसको काट दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाला तो आपको जो है यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो आप काट देंगे और 2 पंचे 10। अब ये 5 जो है इसके पास जाएगा, तो इसके पास जाएगा तो 200 गुणे 5 तो 1000 रुपये आपका सीधा उत्तर हो जाएगा डायरेक्ट, है ना। सॉल्यूशन है और जो है आपका सॉल्यूशन जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, यदि किसी ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना टाइम लगने वाला है। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, चाल स्पीड बराबर दूरी बटे समय, इसका फॉर्मूला होता है। चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी कितनी है, 180 किलोमीटर की दूरी है इसकी। और इसको जो है क्या निकालना है आपका समय, तो समय दिया नहीं है तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा और 36 18 हो जाएगा। टी इधर चला जाएगा तो इधर 3 घंटा आपका सही उत्तर आ जाने वाला है। इस तरह से आप चुटकियों में उड़ाने वाले हो क्वेश्चन को, चुटकियों में। यहाँ पर इसको देखो, पहले कोष्टक के अंदर का सवाल हल करते हैं तो 8 छंग 48, 6 इसका हो जाएगा और 6 + 3 9 इसका हो जाएगा। दोनों को गुणा कर दोगे तो 6 नारे 54, 9 6 जब 54 आपका सही उत्तर हो जाने वाला है मेरे भाई। ठीक है, अब अगला आपका सेक्शन आता है जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज का आपका बहुत बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा। देखिए डाक टिकट का प्रकाशन पहली बार कब हुआ था, 1854 में, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर अपन देख चुके हैं ना। और रानी विक्टोरिया की उसमें तस्वीर थी, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है कि इसकी तस्वीर थी, रानी विक्टोरिया की तस्वीर थी। अब अगला प्रश्न अगर पूछ दिया जाए भारत की राजधानी क्या है, सब जानते हैं दिल्ली है, लेकिन अगर पूछ दे भारत की व्यावसायिक राजधानी क्या है तो मुंबई है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, सिटी ऑफ जो है किसको कहते हैं, कलकत्ता को कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, देखो पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है। एक पूछा जाता है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक है, याद रखिएगा। ठीक है, और विष्णु शर्मा आपके पंचतंत्र के लेखक हो जाएंगे। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, तो आपके कालिदास हो जाएंगे। अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहारम, मालविकाग्निमित्रम, इन सब के लेखक कौन हो जाएंगे, आपके कालिदास हो जाएंगे, है ना। अगला देखो, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 साल का होता है, पूरी जनता को पता है। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछे प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, वो भी 5 वर्ष का होता है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए, तो 25। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए, तो 30। ठीक है, और राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो 35 होनी चाहिए। अभी वर्तमान में आपके राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। लेकिन अगर पूछ लिया जाए पहली महिला राष्ट्रपति भारत की कौन है,
है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। लेकिन भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। इनका जन्म कब हुआ था? मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। और इनकी जनजाति कौन सी है? संथाल जनजाति है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पीवाईक्यू में आपको करवा रहा हूं, धड़ाधड़ आपको क्वेश्चन याद रख लेना है मेरे भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला, और ये कौन सा है? संविधान का अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद रख लेना है। अगला देखो, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। इसके अलावा जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर में हुआ था, याद रखना। और इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 2015 में सम्मानित किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी को। इसके अलावा जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान इसमें किसने जोड़ा? तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जोड़ा था, जो अभी वर्तमान में भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले जो है प्रधानमंत्री थे। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। महात्मा गांधी को तो कौन नहीं जानता है। तो 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी याद रख लीजिएगा। और इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री का भी 2 अक्टूबर को ही जन्म हुआ था। अहिंसा दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी याद रख लेंगे। और महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो मोहनदास जो है, करमचंद गांधी जो है इनके पिता का नाम था। माता का नाम इनके पुतलीबाई था। तो ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट याद रख लेना है। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही रही हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। देखिए, और यह नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का भारत पाकिस्तान युद्ध के समय दिया था। और इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? जरा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहां पर हुई थी। अगला देखो, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गोमुख है गंगा नदी का उद्गम स्थल। एक्चुअली में दो जो है ग्लेशियर से निकलती हुई, एक अलकनंदा और एक भागीरथी नाम की नदियां आकर मिलती हैं जो है देवप्रयाग में। और यहाँ से नदी निकलती है, उसको कहते हैं गंगा, ठीक है। और गंगा आगे चल के बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है पद्मा, याद रखिएगा, पद्मा। और ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में नाम हो जाता है जो है जमुना। और ये दोनों जब मिलकर गंगा पद्मा, गंगा जो कि पद्मा बन जाती है, ब्रह्मपुत्र जो कि मेघना बन जाती है, ब्रह्मपुत्र जो कि जमुना बन जाती है। और इनकी संयुक्त धारा बांग्लादेश में बनती है मेघना। और ये जो है गंगा ब्रह्मपुत्र का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। कौन? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है। और यमुना और गंगा का संगम कहाँ पर होता है? तो प्रयागराज में होता है, याद रखिएगा। पुराना नाम इसका इलाहाबाद है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, भागीरथी नदी का गोमुख ग्लेशियर से होता है और गंगा नदी का उद्गम माना जाता है, ठीक। अगला देखो, भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? तो आपके हैं लोकसभा और राज्यसभा। एक ट्रिक आपको याद रखनी है, सरला, ठीक है, सरला। सरला से हो जाएगा संसद, कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 79। रा से हो जाएगा राज्यसभा, आर्टिकल में है 80। और ला से हो जाएगा आपका लोकसभा, आर्टिकल 81। सरला आपको याद रख लेना है, ठीक। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ सर आपको बनने लगेगा। और राज्यसभा को ऊपरी सदन कहते हैं, कभी भी इसका विघटन नहीं होता। लोकसभा को निचला सदन कहते हैं, ठीक। लोकसभा का अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिड़ला है। इनकी सीट कौन सी है? तो कोटा, कोटा लोकसभा सीट से आते हैं ओम बिड़ला साहब। तो ये क्वेश्चन भी याद रख लेना है आपको, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के रूप में कौन सा है? राजस्थान है, ठीक। दूसरे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश आता है। ये क्वेश्चन भी याद रख लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। और कर्क रेखा इन दोनों राज्यों से जाती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है, डायरेक्ट डायरेक्ट याद रख लेना है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलें अपन। देखो, जो है भारतीय, अच्छा मैं थोड़ा राजस्थान के बारे में फैक्ट बता देता हूँ। राजस्थान में आपको थार का मरुस्थल देखने के लिए मिल जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है। अरावली पर्वत जो है आपको राजस्थान में देखने के लिए मिल जाएगा। और अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत है, दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है, सबसे अवशिष्ट पर्वत है। और अरावली पर्वत का सबसे ऊंची अगर शिखर की बात करते हैं, तो सबसे ऊंचे शिखर का नाम है जो आपका गुरु शिखर है, ठीक है, जो कि माउंट आबू पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है। अगला देखो, भारतीय मुद्रा नोट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो है आपका आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपए के नोट पर भारत के जो सेक्रेटरी होते हैं, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपए से ज्यादा के नोट पर आपके आरबीआई के गवर्नर का जो है हस्ताक्षर होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है, सीधे डायरेक्ट आता है। नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पूछा जाता है 1982 में हुई थी, याद रखिएगा। सेबी की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा, सेबी, सेबी की स्थापना आपका होने वाला था, सेबी की स्थापना आपके हुई थी आपका सेबी 1988 में हुई थी। और सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। और नाबार्ड की स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो शिव रमन समिति की सिफारिश पर हुई थी नाबार्ड की स्थापना। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में। और इसका राष्ट्रीयकरण आरबीआई का
1949 में किया गया था, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न देखो, और आखिरी प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन था, याद रख लेना। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरह से हम चीड़-फाड़ करते हुए आपको पढ़ाने वाले हैं, चाहे वो आपका पोस्टल का नियमावली हो, चाहे वो आपका जनरल अवेयरनेस हो, चाहे वो आपकी मैथ की शॉर्ट ट्रिक हो। ऐसे जैसे मैंने क्वेश्चन उड़ाया, ऐसे आप भी क्वेश्चन उड़ाओगे, डरने की जरूरत नहीं है। बस आपको पोस्टल वे को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना है मेरे भाई। और अपने जितने भी आपके जो सर्कल होते हैं, जहाँ पर भी पोस्टल डिपार्टमेंट के लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उनको जो है ये सारी न्यूज़ फैला देना कि आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया गया है और डेडिकेटेड पोस्टल डिपार्टमेंट के लिए रहेगा। इसीलिए इसका नाम भी हमने रखा हुआ है पोस्टल वे। ठीक है, पढ़ने का नया तरीका आप सीखोगे। अभी आप जैसे कंपटीशन में लड़के पढ़ते हैं, उस तरह से आप पढ़ोगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप हमको सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए, इसी जानदार शानदार नोट के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पोस्टल वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।